बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सखी रहती थीं, मिथिला और गहना। गहना घमंडी थी और मिथिला बहुत अच्छी थी। गहना का विवाह बहुत अमीर घराने में हुआ था। मिथिला का विवाह एक लोहार के साथ हुआ। गहना के घर में नौकर चाकर थे। वो आए दिन अपने नौकरों पर हुक्म चलाती। तुम ठीक से देखती नहीं हो क्या? सारा घर गंदा पड़ा है और तुम यहाँ आंगन में झाड़ू भी नहीं लगा रही हो, बस इधर उधर टहल रही हो। अच्छे से झाड़ू करो, वरना कल को तुम्हारी जगह कोई और नौकरानी रख लूंगी। नौकरानी ने कहा, मालकिन, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। मैं यहाँ से सफाई करने के बाद सारा घर साफ कर दूंगी। क्षमा कर दीजिए मालकिन। गहना ने कहा, हाँ हाँ, आ ही गई ना अपनी औकात पर। गहना को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था और वह धनवान भी थी, इसलिए उसका घमंड और भी अलग स्तर पर था। इधर दूसरी तरफ मिथिला की दीवारों से भी गरीबी झलक रही है। एक तरफ घमंडी और धनवान सहेली और दूसरी तरफ गरीब लेकिन खुश स्वभाव और अच्छे आचरण वाली। मिथिला और उसका पति भोला बैठे हुए थे। तभी मिथिला ने कहा, सुनिए जी, आज आटा थोड़ा सा है, बस एक ही रोटी बन पाई है। मैंने आपके लिए बना दी है, आप जल्दी से खा लें और अपने काम के लिए निकल जाएं। बाजार में देर से पहुंचे तो आपके हथियार बिक नहीं पाएंगे। भोला ने कहा, भाग्यवान, क्या सिर्फ एक रोटी? ओह, तो अगर वो रोटी भी मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगी? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। रोटी तुम खा लो, मैं बाजार में जो कुछ कमाऊंगा वहां से खा लूंगा। उम्मीद है आज कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा। इतना कहकर भोला बाजार की ओर निकल जाता है और मिथिला की आंखों में आंसू लिए उसे दूर तक देखती रहती है। हे भगवान, आज मेरे पति घर से कुछ खाए बिना ही चले गए। बस इतनी कृपा कर देना कि आज मेरे पति के कुछ हथियार बिक जाए, ताकि वो और मैं पेट भर खाना तो खा सके। मिथिला और गहना के घर ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए गहना जब भी मिथिला के घर के सामने से गुजरती तो उसका मजाक बनाना कभी नहीं भूलती। आज भी जब गहना मिथिला के घर के पास से गुजरी तो उसने वही घमंड भरा व्यवहार दिखाया। इधर मिथिला ने देखा कि गहना आ रही है तो वो सोचने लगी, अरे, यह तो गहना आ रही है, आज भी लगता है आकर चार बातें सुना कर ही जाएगी। मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं खातिरदारी के लिए क्या पेश करूंगी। तभी गहना पहुंची और बोलने लगी, अरे कितनी गंदी जगह रहती हो तुम, तौबा तौबा, यहाँ आना भी किसी सजा से कम नहीं है। कैसे रह लेती हो तुम यहाँ? टूटी फूटी झोपड़ी और ऊपर से गाय के गोबर की बदबू। उफ तौबा, मैं तो एक पल भी यहाँ ना रहूं। मिथिला बोली, यह बात तो सही है, यह जगह तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ तो बस हम गरीब ही रह सकते हैं। तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो। गहना ने मुंह बनाते हुए कहा, उफ मिथिला, नहीं, यहाँ तो बदबू में सांस लेना भी मुश्किल है। कोई यहाँ बैठ कैसे सकता है? ऊपर से यह टूटी फूटी झोपड़ी। उफ तौबा, हम दोनों एक साथ पले बड़े हैं और आज देखो कहाँ तुम्हारा भाग्य और कहाँ मेरा। मिथिला बोली, सब किस्मत का खेल है। अब ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है उसे काटना तो पड़ेगा ही। गहना ने कहा, तुम तो शुरू से ही गंवार थी, तभी तो यह सब तुम्हारे साथ हुआ। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, मैं यहाँ किसी काम से आई थी। वो ना, मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे घर में काम करोगी? मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगी। मिथिला ने कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। ठीक है गहना, तुम्हें अगर काम में मदद की ज़रूरत है तो मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। तभी गहना बोली, एक तो तुम गरीब लोगों के नखरे ही बहुत होते हैं। तुम लोगों की जब कोई मदद करना चाहता है ना, तो तुम लोग ज्यादा ही सर पर चढ़ जाते हो। खैर, अपने पति से पूछ लेना और फिर काम पर आ जाना। इतना कहकर गहना वहां से चली जाती है और मिथिला उसे हसरत भरी निगाहों से देखती रहती है।
शाम को जब मिथिला का पति भोला घर आता है तो मिथिला अपने पति को बताती है, सुनिए जी, आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी थी। आज कहना मेरी सहेली हमारे घर आई थी। भोला ने कहा, अच्छा, कौन सी? वही तुम्हारी अमीर सहेली जो इस गांव के सेठ की पत्नी है। तुम उसी की बात कर रही हो ना, जिसके आगे पूरा गांव सिर झुकाकर चलता है। मिथिला बोली, हाँ वही। दरअसल बात यह है कि वो आज हमारे घर किसी काम से आई थी। भोला चौंक कर कहा, क्या बात कर रही हो? हम जैसे गरीब लोगों के घर अमीरों का क्या काम? मिथिला बोली, वो चाहती है कि मैं उसके घर काम करूं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन। कह रही थी कि बहुत अच्छी पगार भी दूंगी। सुनिए ना जी, मैं क्या कहती हूँ, आप कहो तो मैं अपनी सहेली के घर काम कर लूंगी, तो आपके हाथ बटा लूंगी और कुछ पैसे आ जाएंगे। घर में तो हम भी अच्छा खाना खा सकेंगे। भोला ने कहा, मिथिला, अब तुम दूसरों के घरों में काम करोगी? क्या मैं सच में मर गया हूं? मेरी जीते जी तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो, वो सहेली हर पल तुम्हें नीचा दिखाती है, ताना मारती है, तुम्हारे दुख पर हंसती है। जरा सोचो, उसके घर में तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी। हर कदम पर अपमान, हर बात पर जिल्लत। मैं यह सहन नहीं कर सकता। मिथिला ने कहा, नहीं जी, ऐसा आप मत सोचिए। मेरी सहेली ऐसी नहीं है। वो मेरी मदद करना चाहती है। उसने खुद कहा है कि वो बहुत अच्छी पगार देगी। अगर मैं उसके घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ भी बढ़ जाएंगे और घर की हालात भी थोड़ी संभल जाएगी। मैं किसी के आगे झुकने नहीं जा रही, बस अपने घर के लिए कर रही हूँ। भोला ने कहा, ठीक है मिथिला, अगर तुम्हारा मन यही कहता है तो मैं मना नहीं करूँगा। अगर वह सच में मदद करना चाहती है और तुम्हें सम्मान के साथ रखेगी तो तुम वहाँ काम कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अपना मान सम्मान सबसे ऊपर है। अगर जरा सा भी अपमान हुआ तो वापस आ जाना। फिर सुबह जब हुई तो मिथिला गहना के घर काम करने के लिए पहुंची। पहले ही दिन से गहना उसके साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम्हारा पति जब अच्छी पगार की बात सुनेगा तो तुम्हें किसी के घर नौकरानी बनने से नहीं रोकेगा। इतना कहकर वो जोर से हंसने लगी और बोली, मजाक कर रही हूँ। मिथिला ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तुम मुझे काम बता दो, क्या क्या काम करना है। उसके बाद गहना सारा दिन उससे काम करवाती रही। पूरा घर साफ करवाया, आंगन साफ करवाया और फिर उस पर चिल्लाने लगी, तुम अभी तक बस आंगन की सफाई में ही लगी हो। घर के सारे कमरों की सफाई तो तुमने की ही नहीं है। देखो मिथिला, तुम यहाँ पर मेरी सहेली बनकर नहीं बल्कि नौकरानी बनकर आई हो, समझी? काम ढंग से और अच्छे से करो, वरना कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मिथिला बोली, गहना, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने तो पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दी है और खाना भी बना दिया है। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो साफ साफ बता दो। यूं बिना बात के मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? गहना ने कहा, वाह वाह, क्या बात है मिथिला। एक तो मैंने तुम पर एहसान किया है, तुम्हें अपने घर में काम पर रखा है, और ऊपर से तुम मेरे सामने जबान लड़ा रही हो। जानती हो ना मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी वह सहेली नहीं हूँ। मैं इस गांव की सबसे अमीर आदमी की पत्नी हूँ, समझ लो। मेरे साथ बदतमीजी मत करना। मिथिला ने कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ मालकिन। आज से मैं पूरा ख्याल रखूंगी। मुझे समझ में आ गया है कि मैं यहाँ आपकी सहेली नहीं बल्कि नौकरानी हूँ। अब से कोई गलती नहीं होगी। गहना बोली, हाँ हाँ ठीक है, समझ आ गया है तो अच्छा है। अच्छा सुनो, मैंने कुछ बचा हुआ खाना दरवाजे के बाहर रख दिया है, ले जाना। तुम्हारे और तुम्हारे पति के काम आ जाएंगे। वो क्या है ना, हमारे घर में बासी खाना नहीं खाया जाता, फेंकने से बेहतर है तुम ले जाओ। जी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आज की पगार भी मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। घर में आज चूल्हा जल जाता और मेरे पति को भी थोड़ा सुकून मिल जाता। गहना ने कहा, आज किस चीज की पगार? आज तो तुमने ठीक से काम ही नहीं किया। अच्छा चलो, यह देंगे पगार, कल ले जाना। आज बचा हुआ खाना ले जाना बस। मिथिला ने कहा, जी मालकिन, जैसा आपको ठीक लगे। फिर इसी तरह समय बीतता गया। मिथिला कभी खाना तो कभी पगार लेकर अपने घर जाती रही। थोड़ा हालात सुधरता गया। गहना मिथिला को हर रोज बहुत जलील करती, उसे नीचा दिखाती। और फिर वो दिन आ गया जब मिथिला ने एक बेटी को जन्म दिया। मिथिला की सास भी आई और बेटी को देखकर गुस्से से बोलने लगी, हाय रे मिथिला, यह क्या हो गया? अरे सत्यानाश हो गया। यह तो लड़की लड़की पैदा हो गई। तूने तो मेरी सारी उम्मीद पे पानी फेर दिया। अब बता, इस लड़की का क्या करेगी? क्या इसे भी अपनी तरह घर घर नौकरी करवाएगी? हाय राम, मुझे तो यह आस थी कि लड़का होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन तूने तो किस्मत ही पलट दी। यह सुन सुनकर मिथिला पर मानो आफत टूट पड़ी थी। मिथिला की सास ने पूरा घर उठाकर अपने सिर पर रख लिया था और दूसरी तरफ गहना के घर में बेटे का जन्म हुआ। सारा घर सजाया गया। चारों तरफ खुशियों और रोशनी से ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया जश्न में डूब गई हो। मानो पूरी दुनिया दो उलझी तकदीरों का तमाशा देख रही हो। एक तरफ मिथिला की बेटी के जन्म पर उदासी, दूसरी तरफ गहना के बेटे के जन्म की खुशियों। गहना का पति भी बहुत खुश था। उसने गहना से कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ गहना। आज हम पूरे गांव में दान धर्म का ऐसा आयोजन करेंगे कि हर कोई खुशी और उत्साह से झूम उठेगा। और ऐसा ही किया गया। पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई और खुशियाँ मनाई गई। फिर कुछ दिन बाद मिथिला फिर से काम पर जाने लगी। अपनी बेटी को साथ लेकर गहना के घर जाया करती थी। गहना उससे कहने लगी, मिथिला, यह क्या कर रही हो तुम? तुम इसे ही उठा कर ले आई हो? होश में तो हो ना? काम करोगी या इसे संभालोगी? क्या मैं पैसे पेड़ से तोड़कर लाती हूँ जो तुम्हें तुम्हारी खुद की बेटी को संभालने की अलग से पगार दूं? मिथिला ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मालकिन। मैं अपनी बेटी को घर में अकेली कैसे छोड़कर आया करूं? मैं उसे साथ लेकर सारा काम कर लूंगी। भले ही आप मुझे ज़्यादा काम बता दें, मैं वह भी कर दूंगी। बस मुझे मेरी बेटी को अपने साथ रखने दीजिए। गहना ने कहा, एक तो तुम नौकर लोगों को हर बात में विनती करने की आदत होती है। खैर, रख लो इसे अपने साथ। तुम्हारे नसीब तो वैसे ही बहुत खराब है। गरीब तो तुम थी ही, लेकिन अगर बेटे को जन्म देती तो वही तुम्हारा सहारा बनता। बेटी को जन्म दिया है तुमने, और याद रखना, यह बेटी तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ ही बनेगी। मिथिला बोली, नहीं मालकिन, ऐसा मत बोलिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मालकिन, मैं तो ऊपर वाले से विनती करती हूँ कि मेरी बेटी का भाग्य मेरे जैसा कभी ना हो। गहना ने हंसते हुए कहा, और अगर तुम्हारी बेटी का भाग्य भी तुम्हारे जैसा ही हुआ तो ये भी मेरे घर में नौकरानी बनेगी। बुरा मत मानना। वैसे मैंने सुना है कि बेटी का भाग्य अक्सर उसकी माँ जैसा ही होता है। मिथिला ने कहा, शुभ शुभ बोलिए मालकिन। मैं तो वैसे ही गरीबी में जूझ रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी के लिए शुभ शुभ बोलिए। ऊपर वाला मेरी बेटी को रानी जैसा भाग्य देगा। आप देख लेना, मेरी बेटी रानी बनेगी, रानी। गहना मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे मिथिला, क्या बातें कर रही हो तुम? नौकरानी की बेटी रानी? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो अब जाकर काम करो। उस दिन गहना मिथिला का बहुत मजाक बनाती रही। उसके बातों से मिथिला को बहुत ठेस पहुंचती थी। मिथिला परेशान होकर अपनी बेटी को वहीं छोड़कर काम करने लगती है। इस तरह मिथिला को उस घर में काम करते हुए कई साल बीत गए। अब मिथिला की बेटी और गहना का बेटा दोनों बड़े हो गए थे।
मिथिला की बेटी का नाम नंदिनी था। मिथिला ने नंदिनी को बहुत प्यार से पाला था और नंदिनी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। दूसरी तरफ गहना का बेटा ध्रुव उससे बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत विनम्र और बड़ों का आदर करता था और अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता था और सबके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता था। जब नंदिनी और ध्रुव छोटे थे तब साथ में खेला करते। उनके बीच दोस्ती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। ध्रुव नंदिनी से शादी करना चाहता था, लेकिन नंदिनी को डर था कि गहना इस शादी को होने नहीं देगी। ऐसे ही एक दिन की बात है। नंदिनी और ध्रुव बाहर जंगल में मिलकर बातें कर रहे थे। नंदिनी ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, अब हमें मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी शादी यह बात मुमकिन नहीं है। तुम्हारी माँ हमारे विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगी। तुम तो जानते हो सब। मेरी माँ तुम्हारे घर में काम करती है और तुम्हारी माँ कभी भी एक नौकरानी की बेटी के लिए नहीं मानेंगी। यही बात सबसे अच्छा है, इसे यहीं खत्म कर दो। ध्रुव बोला, क्या हो गया है नंदिनी? बात खत्म कर दूंगा मतलब? मैं तुमसे ही विवाह करूंगा और मेरी माँ क्या सोचती है और उन्हें कैसे मनाना है वो सब मुझ पर छोड़ दो। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपनी माँ से तुम्हारे और मेरे विवाह की बात करूंगा। नंदिनी ने कहा, यह सब इतना आसान नहीं है कि तुम बात करो तो वो मान जाएंगे, मगर ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है तो तुम बात करके देखो। ध्रुव बोला, हाँ, आसान तो नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन बात तो करनी ही पड़ेगी ना। मुझे उम्मीद है वह मेरी खुशी के आगे सब भूल जाएंगी और तुम्हारी माँ तो इनकी दोस्त रह चुकी है ना, तो वह मना नहीं करेंगी। नंदिनी ने कहा, दोस्त का तो अब पता नहीं, लेकिन नौकरानी रह चुकी है, इसलिए सोच समझकर तुम जब यह बात अपनी माँ से करोगे तो वो मुझे नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगी। ध्रुव ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। नंदिनी और ध्रुव के बीच यही तय हुआ कि ध्रुव अपनी माँ से बात करेगा। फिर शाम हुई। ध्रुव घर पहुंचा और सीधे अपनी माँ से बात करने के लिए उनके कमरे में चला गया। माँ, मैं आज आपसे कुछ बहुत ही बड़े विषय पर बात करने आया हूँ। माँ, दरअसल बात यह है कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। गहना चौंक कर बोली, लड़की पसंद है? हाँ, मुझे अपने बेटे का पता है। मेरे बेटे ने किसी अच्छे, अमीर और हमारे जैसे ऊंचे खानदान की लड़की ही पसंद की होगी। वैसे तो कोई आम सी लड़की मेरे बेटे को पसंद आ ही नहीं सकती। ध्रुव ने कहा, माँ, वो कोई आम सी लड़की नहीं है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की है। गहना ने खुशी होते हुए कहा, अच्छा अच्छा, जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, आखिर वो है कौन? बताओ तो जरा, मैं भी देखना चाहती हूँ। ध्रुव ने धीरे से कहा, माँ, मैं नंदिनी की बात कर रहा हूँ, मिथिला मासी की बेटी, जो आपकी सहेली है, उनकी बेटी। इतना सुनते ही गहना गुस्से से बोली, ध्रुव, तुम होश में तो हो ना? एक नौकरानी की बेटी को तुम इस घर की बहू बनाना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे मरने के बाद भी नहीं। यह ख्याल अपने जहन से निकाल दो। ध्रुव बोला, माँ, वो मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। और एक बात आप कांट बांध कर रख लीजिए, मैं विवाह सिर्फ नंदिनी से ही करूँगा, वरना किसी से भी नहीं। गहना ने कहा, होश में आओ बेटा, तुम्हारे पिताजी भी इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे, क्यों जिद कर रहे हो? यह मुमकिन नहीं है। ध्रुव ने कहा, सब मुमकिन है माँ, जब मैं राजी हूं तो आपको क्या परेशानी है? गहना बोली, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं जानती हूँ वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो अच्छे चरित्र की नहीं है, उसे भूल जाओ। ध्रुव ने कहा, अच्छे चरित्र की नहीं है माँ, यह आप किस आधार पर कह रही हैं? मैं उसे आपसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी है। बस बात यह है कि वो आपके स्टेटस की नहीं है, बस उसमें आपको यही एक बुराई नजर आती है।
अरे यह लड़का हमें डुबो कर ही मानेगा क्या? तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है? वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। मैं किसी भी कीमत पर एक नौकरानी की बेटी को इस घर की बहू बनाकर नहीं लाऊंगी। ध्रुव अपनी माँ से ये सारी बातें सुनकर गुस्से से बोला। तो यह आपका आखिरी फैसला है माँ? गहना ने कहा। हाँ, और अगर तुमने दोबारा इस बारे में बात की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। यह सुनकर ध्रुव चुपचाप कमरे से निकल गया। उसका दिल टूट चुका था। उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी माँ कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। अगली सुबह मिथिला रोज की तरह काम पर जाने के लिए गहना के घर पहुंची। आज गहना पहले से ही घर के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही मिथिला वहां पहुंची, गहना ने गुस्से से कहा, ए नमक हराम नौकरानी, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें अपने घर काम दिया और तुम अपनी बेटी को इस घर की मालकिन बनाने के ख्वाब देख रही हो। तुम अपनी औकात भूल गई हो क्या? मिथिला इन सब चीजों से अनजान थी। उसने पूछा, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रही हो? गहना बोली, झूठी औरत, मेरे बेटे को फंसा कर तुम माँ बेटी क्या समझ रही हो? मैं एक नौकरानी की बेटी को इस हवेली की बहू बनाऊंगी? कभी नहीं। जाकर अपनी बेटी से कह दो कि अपने औकात में रहे। वह मेरी ही दी हुई रोटी पर पली है। वह सिर्फ नौकरानी की बेटी है, इस घर की बहू नहीं। मिथिला ने भी ऊंची आवाज में कहा, बस कहना, बस। आज तक मैं तुम्हारा हर अपमान सहती रही, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। तुम्हारा यह घमंड तुम्हें ले डूबेगा। जब कोई इंसान ज्यादा हवा में उड़ने लगता है तो समझ लेना उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। गहना ने कहा, हाँ हाँ, बुरा वक्त मेरा नहीं, अब तुम्हारा शुरू होगा। कल से यहाँ काम पर मत आना। जाओ, अब माँ बेटी भीख मांग कर खाना। उस दिन मिथिला रोते हुए घर लौट आई। जब उसने नंदिनी को सारी बात बताई तो नंदिनी के दिल पर एक ही बात बैठ गई। अगले दिन नंदिनी ने ध्रुव को नदी किनारे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन ध्रुव बहुत शर्मिंदा था। उसकी माँ की वजह से मिथिला और नंदिनी का इतना बड़ा अपमान हुआ था, इसलिए वह वहां पहुंच नहीं सका। इधर नंदिनी अकेली नदी किनारे बैठी अपने आप से बातें कर रही थी। मेरी वजह से मेरी माँ को इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा। मैंने ध्रुव को पहले ही मना किया था। उसकी माँ हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेगी, यह मुझे पहले से पता था। मेरी जैसी बेटी होने से अच्छा तो था मेरी माँ को कोई संतान ही ना होती। मुझे मुझे तो मर जाना चाहिए। नंदिनी धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ने लगी। बस, अब और नहीं। उसी वक्त इत्तेफाक से उस राज्य के महाराज अशोक जंगल में भ्रमण पर निकले हुए थे। जैसे ही उनकी नजर नंदिनी पर पड़ी, वो उसे देखते ही रह गए। राजा अशोक ने जब देखा नंदिनी पानी की ओर बढ़ रही थी तो वे बोले, अरे अरे रुको, पानी में मत कूदो। मैं इस राज्य का राजा हूं। तुम्हें जो परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस पानी में मत कूदो। जैसे ही नंदिनी ने राजा की आवाज सुनी, वो घबरा गई। बिना कुछ बोले वह सीधा अपने घर की तरफ भाग गई। राजा अशोक को नंदिनी मन ही मन पसंद कर बैठे थे। उन्होंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने तुरंत उसका घर का पता लगवाया और अपनी शादी का संदेश नंदिनी के घर भिजवा दिया। जब मिथिला ने यह खबर सुनी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने तुरंत शादी की तैयारी शुरू कर दी। इधर नंदिनी ने ध्रुव से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ध्रुव अपनी माँ से झगड़ा करके घर छोड़ चुका था। मिथिला मजबूर हो गई। उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और शादी की तारीख तय हो गई। जब ध्रुव को यह बात पता चली तो वह पूरी तरह से टूट गया। वह नशे में डूब गया, घर में तोड़ फोड़ करने लगा और धीरे धीरे खुद को बर्बाद करता चला गया। अब कहना का घमंड मिट्टी में मिल चुका था।
उसने ध्रुव का बहुत इलाज करवाया, लेकिन ध्रुव को जो चोटें लगी थी उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, घमंड कभी किसी का नहीं टिकता है। जो जितना ज्यादा घमंड करता है उसका गिरना उतना ही भयानक होता है। कुछ ही दिनों बाद राजा अशोक और नंदिनी का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। पूरा गांव इस शादी का गवाह बना। जहां कभी मिथिला का लोग उसकी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ाते थे, आज वही मिथिला राज्य की रानी की मां के रूप में खड़ी थी। मिथिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि फक्र और सुकून के थे, खुशी के थे। दूसरी तरफ गहना का घर बिल्कुल उजड़ चुका था। जिस घर में कभी उसका घमंड राज करता था, आज वहां सन्नाटा था। ध्रुव जिंदा तो था, लेकिन नशे और चोटों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसकी आंखों की चमक खत्म हो चुकी थी। गहना हर रोज अपने किए पर पछताती थी। काश मैंने घमंड ना किया होता, काश मैंने गरीबी और अमीरी में भेदभाव ना रखा होता, तो आज मेरा बेटा इस हालत में ना होता। लेकिन अब ना वक्त वापस आ सकता था, ना गलती सुधारी जा सकती थी। मिथिला, जो कभी नौकरानी बनकर लोगों के घरों में झाड़ू लगाया करती थी, आज राजमहल में इज्जत और सम्मान के साथ जी रही थी। और गहना, जो कभी अपने आप को सबसे ऊपर समझती थी, आज अपने ही घमंड के बोझ तले टूट चुकी थी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।